शिकागो से लगभग 25 मील दक्षिण में पानी का एक विस्तार है जहां कुछ भी नहीं रहता है। कुछ भी नहीं। कीड़े और बैक्टीरिया को छोड़कर कुछ भी जीवित नहीं बचा है। ये प्रदूषण या अत्यधिक मछली पकड़ने का मामला नहीं था जिसने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया। ये बिजली थी। नदी के तल पर इलेक्ट्रोड के कई चौड़े ग्रिड हैं जो हर 2.5 मिलीसेकंड में 2.3 वोल्ट देते हैं। और यदि कोई पानी में गिर जाता है तो कोई भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये किस तरह की जगह है और ये जानलेवा होने के बावजूद भी क्यों मौजूद है? वीडियो के अंत में एक विनीत अनुस्मारक है कि यदि आप कॉफ़ी पीना भूल जाते हैं तो पी लें। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? ये 3 दिसंबर की सुबह हुआ। शिकागो सेनेटरी और शिप नहर एक अपराध स्थल की तरह लग रहा था। इसके किनारे पीले पुलिस टेप से सजे हुए थे और पानी की ओर जाने वाले सभी रास्ते स्थानीय पुलिस द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। रिपोर्टर कॉर्डन के पीछे घूम रहे थे। आप उन सभी 400 श्रमिकों को देख सकते थे जो नदी को मार रहे थे। यही ऑपरेशन नेताओं ने प्रेस को समझाया। एक एक करके सतह पर आए। गवाहों ने उनके सफ़ेद पेट देखे। कुछ मछलियां तुरंत मर गईं, अन्य कुछ समय के लिए बह गईं, लेकिन दिन के अंत तक हजारों मछलियां मर गईं। उन्हें अंत में जाल से बाहर निकाला गया। नहर में जहर डालने से लगभग 55,000 मछलियां मर गईं। नहर के 5.6 मील पर एक भी प्राणी नहीं बचा था। बड़े पैमाने पर बिजली के हमले से करदाताओं को लगभग $3 मिलियन का नुकसान हुआ और यह अभूतपूर्व था, लेकिन जल्द ही इसे दोहराना पड़ा। नहर में पहली बार जहर डालने के 6 महीने बाद ही एक और हमला किया गया जिससे लगभग 40 विभिन्न प्रजातियों सहित 999,000 पाउंड मछलियां बाहर आ गईं। और यह सब केवल एक कारण से किया गया था। जानवरों का डीएनए पानी में पाया गया था जहां यह नहीं होना चाहिए था। लोगों को इस प्राणी को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अत्यधिक उपाय करने पड़े और इसके लिए अमेरिकी सेना के इंजीनियरों ने एक विद्युत अवरोध बनाया। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, वे 500 फीट की दूरी पर हैं और पानी में एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये सब नियंत्रित करने वाले उपकरण एक अलग इमारत में रखे गए हैं और वह इमारत इतनी खतरनाक है कि सड़क से किसी के लिए इसमें प्रवेश करना असंभव है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह कुछ बहुत ही डरावने रहस्यों की रखवाली करता है। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें लोगों के जीवन की चिंता है। चैनल में विभिन्न बिंदुओं पर 3 विद्युत अवरोध स्थापित किए गए हैं और वे लगातार और प्रभावी ढंग से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस पानी में कुछ भी जीवित न बचे। इस तरह के अवरोध बनाने का विचार पहली बार पिछली सदी के अंत में 1996 में चर्चा में आया था। कांग्रेस ने आर्मी कॉर्प को इस तरह का उपकरण विकसित करने के लिए अधिकृत किया, इसलिए कोर ने इसे किया और फिर धीरे धीरे शिकागो नहर में अवरोध स्थापित किए। पहला अवरोध 2002 से वहां है, दूसरा 2009 में लगाया गया और काम करना शुरू कर दिया। तीसरा 2011 से काम कर रहा है और ये देखते हुए कि वे अभी भी काम कर रहे हैं, अवरोध अपने कार्य को अच्छी तरह से संभालते हुए प्रतीत होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि पानी में 3 विद्युत उपकरण जो इसमें सभी जीवन को मार देते हैं, अगर कोई व्यक्ति चैनल में गिर जाए तो क्या होगा? ये पता चला है कि विशेषज्ञों के पास इस बारे में एक मजाक भी है। वे कहते हैं कि मछलियों के लिए अवरोधों वाला स्थान पानी का एकमात्र विस्तार है जहां गार्ड आपको बचाने के लिए बचाव करेगा। और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। जैसे ही आप पानी में कदम रखते हैं, बस उस पल से आप अपने आप पर होते हैं। वहां कोई गंभीर अवरोध भी नहीं है, केवल एक बाड़ है जो लोगों को विद्युतीकृत पानी से अलग करती है। और यहाँ तक कि बाड़ भी केवल इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कुछ बच्चों या इतने बुद्धिमान नहीं वयस्कों को कानून के अनुसार नहर आकर्षक लग सकती है। ऐसी जगह या उसके आसपास किसी को लगी चोट के लिए राज्य जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वहां कोई बाढ़ न हो। यही वजह है कि बाढ़ वहां है। बाकी सब उस व्यक्ति पर है जो उस पर चढ़ता है। सुरक्षा सेवा के अनुसार यदि आप विद्युत अवरोध क्षेत्र के भीतर लगभग कहीं भी तैरते हैं तो आपको अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन या वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का खतरा होता है। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आप अवरोध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, विद्युत आवेग आपके स्वयं के तंत्रिका तंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं, तट रक्षक किसी को भी इस पानी में नहीं जाना चाहिए। मूल रूप से यह तैराकी के लिए सबसे खराब जगह है, इसलिए कोई भी अभी तक पानी में नहीं गिरा है। लेकिन ये मत भूलो कि हम एक नौगम्य नहर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एक बजरा चालक दल ने चेतावनी के संकेतों के बावजूद
एक धातु केबल का उपयोग करके वस्तु के पास जाने की कोशिश की। पानी के पास धातु केबल तनाव में थी। क्या गलत हो सकता था? एक चिंगारी के माध्यम से कनेक्शन जो बजरे को उड़ा सकता था, अगर यह सभी के लिए अधिक ज्वलनशील मान ले जा रहा था, तो कुछ भी आग नहीं लगी और किसी को चोट नहीं आई। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सुरक्षा उपाय बाड़ों और चेतावनी के संकेतों तक सीमित हैं, जिन्हें कुछ लोग किसी कारण से अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक ब्रोशर है जो कहता है कि अगर यह विद्युतीकृत क्षेत्र में है तो पानी से किसी को बचाने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपकी नाव से गिरती है तो यूएस कोस्ट गार्ड उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करेगा और वे आपको इसे आजमाने की सलाह भी नहीं देते हैं। बचावकर्ता केवल तभी कदम उठा सकते हैं जब व्यक्ति 460 फीट नीचे की ओर समाप्त हो जाता है। अन्यथा पानी में व्यक्ति के साथ कोई भी संपर्क जीवन को खतरे में डाल सकता है। बस इस बारे में सोचें कि यह कैसे उनके प्रशिक्षण को पूरी तरह से कमज़ोर करता है। ये उन सभी चीज़ों के खिलाफ जाता है जो उन्हें सिखाया गया है। अच्छी तरह से न बचाएं और बचावकर्ताओं के लिए इसे आसान बनाएं। जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आप जानते हैं कि मौत की धमकी से भी बेहतर क्या काम करता है। अजीब तरह से भारी जुर्माना और संभावित जेल समय बैरियर को शिपिंग और सैनिटरी नहरों से मछलियों को ग्रेट लेक्स में तैरने से रोकने के लिए स्थापित किया गया था। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए मैं समझाता हूं कि यह अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा पर मीठे पानी की झीलों की एक ऐसी प्रणाली है और वे दुनिया में सबसे बड़ी हैं। वे दुनिया की सतह के मीठे पानी का 21% हिस्सा रखते हैं। संक्षेप में ये पानी के अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण निकाय हैं। ये पानी के निकाय अपनी सभी जैव विविधता के साथ अब एशियाई कार्प के आक्रमण से खतरे में हैं। हमने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की है। एशियाई कार्प आक्रामक मछली हैं और अविश्वसनीय रूप से पेटू हैं। कई पारिस्थितिकीविदों को चिंता है कि एशियाई कार्प ग्रेट लेक्स में मछली पकड़ने के उद्योग को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। हालांकि बिजली अभी भी आक्रमणकारियों को खाड़ी में रख रही है और झीलें अब उनसे मुक्त हैं, कम से कम बड़ी वाली, क्योंकि पानी में बड़ी मछलियों पर बिजली बेहतर काम करती है। विद्युतीकृत का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया था। ये पानी का एक प्राकृतिक निकाय नहीं है। इसे मिसिसिपी नदी को ग्रेट लेक्स से जोड़ने, शिपिंग को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और शिकागो से कचरे को हटाने के लिए बनाया गया था। चैनल के निर्माण से पहले शहर ने अपने सीवेज और औद्योगिक कचरे को शिकागो नदी में फेंक दिया, जो मिशिगन झील में बहती थी, जो पीने के पानी का स्रोत है। क्या आपको यहाँ समस्या दिखाई देती है? ठीक है। शिकागो के लोगों ने 1890 के दशक की समाचार रिपोर्टों से पता चला कि लगभग 2000 निवासी हर साल टाइफाइड बुखार से मर रहे थे। और फिर जब चैनल खोदा गया तो इसमें मछलियां दिखाई दीं और निश्चित रूप से इसका उपयोग ग्रेट लेक्स की ओर बढ़ने के लिए करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बाधाएं बनाई गईं, लोगों ने लगभग 10 वर्षों तक देखा, क्योंकि आक्रामक एशियाई कार्प की 2 प्रजातियां मिसिसिपी और इलिनॉइस नदियों में चली गईं। वे लगभग ग्रेट लेक्स, कुछ लोग नीचे से खाद्य श्रृंखला को बदल देते हैं जिससे प्लवक की आबादी खत्म हो जाती है, जिस पर अन्य सभी मछलियां निर्भर करती हैं। कोई भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा को नहीं संभाल सकता है। जबकि कुछ आक्रमणकारी प्लवक पर भोजन करते हैं, अन्य स्थानीय मांसपेशियों और घोंघे खा रहे हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही विलुप्त होने के खतरे में हैं। अन्य लोग पौधों और कशेरुकियों और मछलियों के समुदायों को बदलकर खाद्य श्रृंखलाओं को भी नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ जल निकायों के निवासी नहीं हैं जो आक्रमणकारियों से पीड़ित हैं। ये कार्प नियमित रूप से मस्तिष्क क्षति और फटे होंठों के साथ आपातकालीन कक्षों में बोर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक पानी से बाहर कूदने की आदत होती है। लोग मछली पकड़ने के दौरान सुरक्षात्मक गियर भी पहनते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से सभी की मदद नहीं करता है। कोई भी जल गतिविधि या खेल और आक्रामक मछली वाले जल निकाय खतरनाक हो जाते हैं। और अब कल्पना करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों द्वारा मछलियों को मारने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने नदियों को खरपतवारों से साफ करने के लिए मछलियों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन इसके बजाय मछलियां लोगों से बच निकलीं और एक खतरनाक बल के साथ प्रजनन किया, जो सहायकों से विजेताओं में बदल गया
और साथ ही वे सरकार के लिए एक गंभीर व्यय बन गए। अंत में $100 मिलियन से अधिक की राशि एशियाई कार्प को ग्रेट लेक्स पर आक्रमण करने से रोकने के लिए खर्च की गई। अच्छी खबर यह है कि लोग अब तक मुख्य रूप से विद्युत अवरोधों की उसी प्रणाली के कारण जीत रहे हैं। बिजली के उपयोग का विचार आने से पहले एक और भी अधिक पागलपन भरी योजना थी, जिसमें नहर के एक हिस्से को मिट्टी से भर दिया गया था, जिससे उसका नदी से संपर्क कट गया था। लेकिन माल को उसमें से गुजरते रहने के लिए उन्होंने एक लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया, जो माल को अवरुद्ध भाग से ऊपर ले जाएगी और फिर उन्हें वापस जहाज पर रख देगी। निश्चित रूप से कोई भी कार्प ऐसी बाधा से कभी नहीं गुजरेगी, लेकिन योजना को अभी भी बहुत महंगा माना जाता था। दुर्भाग्य से आक्रामक प्रजातियों के खिलाफ लड़ाई के कारण नहर से प्रतिवर्ष 600 मिलियन से अधिक माल की खेप गुजरती है। जिस दिन उन्होंने मछलियों को जहर दिया था, उस दिन कई देशी मछलियों को नुकसान उठाना पड़ा था। 6 प्रजातियों की मछलियां सतह पर आ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी आक्रामक नहीं थी। बिजली की बाधा को पार कर चुके हैं। यह बड़ी वयस्क मछली अब तक कैसे तैरने में कामयाब रही, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह पिछले 10 वर्षों में बिजली की बाधाओं के पार पकड़ी गई केवल 2 मछलियों में से एक बन गई है। निश्चित रूप से कुछ विचार हैं कि एक मछली विद्युतीकृत क्षेत्र को पार कर सकती है यदि वह बजरे के मद्देनजर फंस जाती है, यानी अगर वह इसके पीछे सीधे तैरती है। इसके अलावा धातु के बजरे मूल रूप से बाधा क्षेत्र से गुजरते समय पानी से बिजली चूस सकते हैं। इससे एक छोटा लेकिन सुरक्षित स्थान बनता है, जिसके माध्यम से मछली तैर सकती है और बाधा के पीछे समाप्त हो सकती है। लेकिन ये सभी दुर्लभ, बेहद असंभावित मामले हैं। ऐसा होने के लिए बहुत सारे कारकों को संरेखित करना होगा। घबराने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन बाधाओं में स्पष्ट रूप से एक दोष है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले बाधा को बेहतर बनाने के लिए $1.2 बिलियन आवंटित किए गए थे, लेकिन वे कहते हैं कि चाहे यह परियोजना कितनी भी महंगी हो, विफलता की लागत बहुत अधिक है। योजना यह है कि बाधा को उन्नत किया जाए ताकि ऊपर की ओर बढ़ने वाली मछली को आधे मील लंबी बाधाओं की श्रृंखला को पार करना पड़े और इनमें से प्रत्येक बाधा को इसे पीछे धकेलना चाहिए ताकि अंत में मछली अपना मन बदल दे। गंभीरता से क्या वह इससे निपटना भी चाहती है? उन्होंने पहले ही इन बाधाओं को विकसित किया गया है। पहला, हवा के बुलबुलों का घना पर्दा होना चाहिए और पानी के नीचे स्पीकरों की एक पंक्ति होनी चाहिए जो ऐसी आवृत्तियों और मात्राओं पर शोर उत्सर्जित करें जो मछलियों को डरा दें। दूसरी चुनौती अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण है। मछली एक कंक्रीट के बक्से में तैर रही होगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई किनारा नहीं, जहां मछली धारा के विपरीत चलते समय आराम कर सके। कोई भोजन स्रोत नहीं होगा और मछली के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जो मछली पहली बाधाओं को पार करने में सफल हो जाती है, उसे एक विद्युत विकर्षक का सामना करना पड़ेगा। इससे अप्रिय झुनझुनी होती है। और यदि मछली इलेक्ट्रोड ग्रिड में और आगे चली जाती है, तो वह स्तब्ध हो जाएगी। स्तब्ध मछली निश्चित रूप से धारा के विपरीत नहीं तैरेगी, वह कहीं भी नहीं तैरेगी। वह बस इन सभी बाधाओं के माध्यम से नीचे की ओर खींची जाएगी। अशांत प्रवाह जो मछली को चारों ओर घुमा सकते हैं और इसे नीचे की ओर धकेल सकते हैं। इन सब का वास्तविक निर्माण अक्टूबर 2024 से पहले शुरू नहीं होगा और जुलाई 2019 से पहले पूरा नहीं होगा। उम्मीद है कि आक्रामक प्रजातियां इंतजार करेंगी, इलेक्ट्रोफिशिंग बनाम आक्रामक कार्प, जबकि कुछ जीव विज्ञानी ग्रेट लेक्स को बचा रहे हैं। केंटकी में उनके सहयोगियों ने आक्रमण से लड़ने के लिए एक चौंकाने वाला तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कार्प का आविष्कार सचमुच चौंकाने वाला। मछलियों के स्कूल पानी से बाहर छलांग लगाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रोफिशिंग लालच से अचेत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से सतह पर स्थिरता जीव विज्ञानियों के लिए मछलियों को गिनने और मापने के लिए इकट्ठा करना पर्याप्त है। झटके से जानवरों को नुकसान नहीं होता है, यह उन्हें थोड़ी देर के लिए स्थिर कर देता है ताकि लोग यह पता लगा सकें कि इनमें से कितनी मछलियां पानी में हैं। स्पॉइलर, यह बहुत अधिक है।
यह केवल कार्प के साथ बिजली के झटकों से न मरें, जो अवरोध से 465 अधिक शक्तिशाली हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में ग्रेट लेक्स को हर किसी से बचाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। एक विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले से बने अवरोधों का उपयोग करना है, लेकिन यह अभी भी अनुसंधान चरण में है। एकत्रित आंकड़ों के अनुसार उतना विज्ञापित नहीं है। ग्रेट लेक्स पहले से ही अन्य आक्रामक जीवों द्वारा काफी तबाह हो चुके हैं। कम से कम मिशिगन झील में अब वहां लगभग 180 आक्रामक प्रजातियां रहती हैं और उनमें से कोई भी शर्मीला नहीं है। वे जो कुछ भी देखते हैं उसे खाते हैं और जहां भी संभव हो प्रजनन करते हैं। इसलिए यदि एशियाई कार्प वास्तव में ग्रेट लेक्स तक पहुंच जाते हैं तो वे वास्तव में निराश हो सकते हैं। वैज्ञानिक यहां तक कि मिशिगन झील में मछली के प्रवेश की तुलना रेगिस्तान में उतरने से करते हैं। सचमुच नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी आप सुरक्षा की इतनी परतों को तोड़ने के बाद उम्मीद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में इसके तरीके, उन्हें भी आक्रामक कार्प के साथ समस्या है, लेकिन उन्होंने उनसे लड़ने के लिए एक पूरी तरह से अलग तरीका विकसित किया है। कोई बाधा नहीं, बिजली या बुलबुला पर्दे। अधिकारी मछली के हर्पीज वायरस के एक प्रकार का उपयोग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। पूरे ऑपरेशन की लागत लगभग 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होने की उम्मीद है, लेकिन यह इसके लायक है। एशियाई सीपी के लिए एक रीब्रांडिंग अभियान संभावित रूप से उनके मूल्य को बढ़ा सकता है, जिससे ये मछलियाँ एशिया में लोगों के लिए आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बन सकती हैं। आक्रामक मछलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अमेरिकियों को अभी भी कार्प या बोनी से इतना प्यार नहीं है और उन्हें छानना थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे अच्छा विज्ञापन ठीक नहीं कर सकता है ना? मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ कॉफ़ी पीने के लिए एक विनीत अनुस्मारक दिया था। इसका मतलब है कि आपको मुझे अभी लाइक करना चाहिए। बाद में मिलते हैं।